नमस्कार दोस्तों, जीनियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग से जुड़ी हुई मूलभूत बातों पर, चाहे वो समस्याएं हों या उन समस्याओं के समाधान हों। तो आइए बात करते हैं आंसर राइटिंग में। तो देखिए, सर्वप्रथम समझते हैं कि सिविल सर्विसेज में, मध्य प्रदेश लोक सेवा के सिविल सर्विसेज एग्जाम में आंसर राइटिंग अहम किरदार रखती है। क्यों? क्योंकि ये 1500 का स्कोर होता है और इसमें आमतौर पर आपको 800 से 900 का स्कोर करना होता है, तभी जाकर आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। और हाल फिलहाल के दिनों में कंपटीशन ज़्यादा है, यानी जो अपेयर होने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत करते हैं और तब जाकर उनका प्री निकलता है और फिर वह मेंस के लिए अपेयर होते हैं। तो आंसर राइटिंग अपने आप में एक प्रकार का आर्ट है, एक प्रकार की कला है। लेकिन आंसर राइटिंग एक ऐसी कला है जिसको आप कह सकते हैं ये एक सॉफ्ट आर्ट है। सॉफ्ट आर्ट का क्या मतलब है? सॉफ्ट आर्ट का मतलब है यहाँ पर कि आपके जो मन में चल रहा है, आपके जो दिमाग में चल रहा है, आपका हाथ वैसे ही चलेगा। अगर आपका दिमाग दुविधा में है, असमंजस में है, तो आपके राइटिंग स्पीड पर और राइटिंग स्किल पर दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। आप ज़्यादा काटा पीटी करेंगे, आप रुक रुक कर लिखेंगे, आप अस्पष्ट लिखेंगे, आप गलतियां करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मनः स्थिति क्लियर होनी चाहिए। किसी भी सवाल को पढ़कर उसका आंसर लिखने के दौरान आपके मन में उसका ढांचा पहले से बन जाना चाहिए, लिखने के पहले से, कि हमें इन चरणों में इस तरीके से इसको लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका वैचारिक पहलू है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी कलम की दिशा और दशा तय करेगा। इसीलिए राइटिंग स्किल को, आंसर राइटिंग को हम सॉफ्ट आर्ट कहते हैं, सॉफ्ट स्किल कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसका विचार से या मना स्थिति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो सॉफ्ट आर्ट है, ये जो कला है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और बेहतर बनाने के इस क्रम में कौन कौन से चीज़ों को बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप एज्यूम कीजिए कि 7 सितंबर को आपका पेपर है और 7 सितंबर के ठीक एक दिन पहले, यानी 6 सितंबर को आप खड़े हैं किसी पेड़ के नीचे या अपने रूम पे बैठे। उस स्थिति में पूरे सिलेबस, यानी 6 पेपर के पूरे सिलेबस का, हर एक पार्ट का, हर एक यूनिट का कंटेंट, जिसमें तथ्य भी होंगे और जिसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे, दोनों चलता होगा। 6 तारीख की रात को आप सुकून से बैठे हुए, इतना बड़ा सिलेबस और उस सिलेबस से जुड़ी हुई पूरी फैक्चुअल जानकारी और पूरी कॉन्सेप्चुअल जानकारी आपके दिमाग में चल रही होगी। अगले दिन आपका सुबह से, हो सकता है 10 बजे के आसपास से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में बहुत ही तेज ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, चिंतन आपका बहुत तेज होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। जब चिंतन स्ट्रांग होगा तो आपके लेखन, यानी आप जो लिखते हैं वो भी बड़ी स्पीड ही होगी, उसमें भी बहुत स्पीड होगी। तब ऐसी स्थिति में आप किसी भी सवाल को देखते हैं, फट से आप जवाब देना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब लिखना शुरू कर देते हैं तो आपके मन का चिंतन स्पीड में है, आपका हाथ भी स्पीड में है, आपकी कलम भी स्पीड से चल रही है। तो छोटी मोटी स्वाभाविक गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि इन्हीं गलतियों से हम परहेज कर लें, इन्हीं गलतियों को हम समय रहते दुरुस्त कर लें, तो जो स्कोर आपका 800 या 850 या 900 होने वाला है मेंस में, या 900 प्लस भी होने वाला है, कई टॉपर्स के 900 प्लस भी होने वाला है, जो भी आप एज्यूम कर रहे हो अपनी तैयारी के हिसाब से, उस स्कोर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी राइटिंग स्किल का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि इस सॉफ्ट राइटिंग स्किल में क्या जरूरी है, कैसे हम इसको बेहतर करें आंसर राइटिंग को। तो जैसा कि सब कोई कहता है और आपको भी पता है कि जब
आंसर राइटिंग को बेहतर बनाना है तो आपके पास क्या होने चाहिए? आपके पास होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपके पास रिवीजन। आप सिलेबस को पढ़कर बैठे हों कम से कम 3 बार, पूरे सिलेबस। अगर इतनी बात है तो आपका दिमाग और आपकी कलम साथ साथ चलेंगे, स्पीड आपके पास पर्याप्त होगी। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स पहले से हैं, यानी प्री देने के पहले ही आपने पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बना रखे, आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, आपने कम से कम 5 लाख शब्द लिख रखे हैं प्रैक्टिस के दौरान, और रिवीजन, इसी शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आप प्रॉपर कर रहे हैं, हर दिन आप रिवाइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ यूनिट या कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, तो आपका दिमाग और आपकी कलम साथ साथ चलेगी और स्पीड प्रॉपर रहेगी, कोई समस्या उसमें नहीं रहेगी। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है। अब इसमें घबराना नहीं है कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। हो सकता है सब बच्चों के पास उनके स्वयं के सेल्फ के शॉर्ट नोट्स ना हो, कुछ सब्जेक्ट के उन्होंने बना रखे हों, कुछ सब्जेक्ट के उन्होंने किसी कोचिंग पे नोट्स ले रखे हों, कुछ सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अपने सीनियर रूममेट्स या क्लासमेट्स का उन्होंने सहारा लिया हो उनके थ्रू, कुछ का हो सकता है अपने बाबू से उन्होंने कह के बनवा लिया हो जो एक ही स्ट्रीम में लगे हुए हैं, जो दोनों तैयारी कर रहे हैं। तो एक बाबू दूसरे बाबू को, दूसरा बाबू अपने पहले बाबू को नोट्स शेयर कर सकता है यदि साथ साथ वो तैयारी कर रहे हैं, भले ही उनके हॉस्टल अलग अलग हों। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कंटेंट पूरा हो जाता है। अब हमने क्या किया, एक छोटी सी अलमारी बना ली और इसमें हमने जमा लिए सारे पूरे सिलेबस के सारे नोट्स, यहाँ पर रख लिए, खुद के बनाए, बाबू के लिए हुए, सीनियर के दिए हुए, कोचिंग से कोई परचेज किए हुए, सब हमने रख लिए। और हमने इसको घोषित कर दिया कि अब यही हमारी क्या करेगा, यही जो नोट्स हैं हमारे, वही हमें पीएससी में सिलेक्शन दिलवाएंगे। इन्हीं में हमारे 800 से लेकर 900 तक के बीच के अंक शामिल हैं, इन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया और वहां पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आंसर राइटिंग करने के दौरान मान लीजिए आपकी स्पीड अभी भी नहीं आ रही है, आपसे गलतियां, बेसिक जो गलतियां हैं वो हो रही हैं, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? सबसे आंसर राइटिंग, आंसर स्पीड, लिखने की जो स्पीड है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन मान लीजिए फिर भी नहीं स्पीड बढ़ रही, अभी भी कोई समस्या, तो कहीं ना कहीं मूलभूत आंसर राइटिंग में समस्याएं हैं और उनको दुरुस्त करना हमारे लिए जरूरी। और वो कैसे दुरुस्त होंगी, तो स्पीड कैसे बढ़ाई जाए? स्पीड अब बढ़ाने के बेसिक तरीके, पहला तो मौलिक सुधार हमें करना है, मौलिक सुधार में क्या होगा, और दूसरा फिर हमें विशेष सुधार करना है। और ये विशेष सुधार खास तौर पर आपको एमपीपीएससी मेंस के लिए, एमपीपीएससी मेंस के लिए है। लेकिन ये जो मौलिक सुधार है वह हर किसी व्यक्ति को जो आंसर लिखता है, चाहे वो 10वीं का बालक हो या 12वीं का बालक हो, उसमें तो ये होनी चाहिए। हर किसी लेखक को ये सुधार, ये तो उसमें अपने अंदर रखने ही चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं ये गलतियां तो नहीं है आप में, ये समस्याएं तो नहीं है। अगर ये समस्याएं हैं तो इन पर भी सुधार करना है, और बाद में मैं बताऊंगा कुछ विशेष सुधार क्या करने हैं जिससे आपकी स्पीड क्या है, बढ़ जाए। पहला सुधार है, मौलिक सुधार है कि आपको करना क्या है, आपको सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग की जो समस्या है उसको दुरुस्त करना है। सेंटेंस मेकिंग में क्या है, कोई बच्चा 3-3 लाइन, 4-4 लाइन के सेंटेंस लिखता है, कोई बच्चा आधी लाइन का सेंटेंस लिखता है। तो हमें इसका मानकीकरण करना है। सेंटेंस मेकिंग में हमें अपने वाक्यों का मानकीकरण करना है। कम से कम 15 या 20 शब्द, आदर्श जो सेंटेंस होता है वो 15 या 20 शब्द का ही होता है।
इतना ही हमें बनाना है, ना तो छोटे बहुत छोटे करने हैं सेंटेंस और ना ही बहुत बड़े करने हैं। तो सेंटेंस मेकिंग में हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में लंबाई ना हो बहुत ज़्यादा और ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, शॉर्ट हो। सेंटेंस बनाने का मतलब फैक्ट पटकना नहीं है। फैक्ट देना है तो आप क्या है, एरो लगा करके भी काम चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा स्थापना, अब यहाँ पर आप सीधे 1960 कर दीजिए, मान लीजिए किसी संस्था की स्थापना की बात कर रहे हैं। अब इसमें लिखने की क्या जरूरत है कि इस संस्था की स्थापना इतने में की गई थी। इस तरीके के सेंटेंसों से बचना है जो अनावश्यक है। लेकिन आपको बड़े सटीक सेंटेंस बनाने हैं और शब्द जो होंगे उस सेंटेंस में वह लगभग 15 होंगे। आदर्श जो सीमा होगी वह लगभग 15 होगी, लेकिन किसी भी हाल में 20 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 20 से ज़्यादा बहुत लेंदी सेंटेंस हो जाता है। फिर आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप सेंटेंस बना रहे होंगे और लंबा बना रहे होंगे तो आप बार बार सेंटेंस को पढ़ेंगे, उससे आपका समय बर्बाद होगा। और दूसरी बात, जो चेक करने वाला व्यक्ति है वो भी इतने लंबे सेंटेंस में इतना जो है सटीक रूप से पढ़े ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो बोर हो जाए बड़े बड़े सेंटेंस से। तो इसलिए पढ़ने वाले को भी और लिखने वाले को भी आसान सुविधा होती है यदि सेंटेंस मीडियम हो, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। तो सेंटेंस का याद रखना है। दूसरा है शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजीज। जिस किसी भी विषय का सवाल आप लिख रहे हों, आंसर लिख रहे हों, उस विषय से जुड़ी हुई शब्दावली का प्रयोग जरूर करें। क्यों? इसलिए क्योंकि जो चेक करने वाला व्यक्ति है वह उस विषय का विशेषज्ञ है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। विशेषज्ञ व्यक्ति विशेष लिखने वालों को ही प्रायोरिटी में रखता है। विशेष लिखने वाला व्यक्ति तब विशेष बन सकता है जब उसने विशेष छाप छोड़ी हो और यह विशेष छाप विशेष शब्दों से आती है। ये विशेष शब्द हैं क्या? तो आपने हिंदी में पढ़ा लिखा होगा परिभाषिक शब्दावली। वे शब्दावलियां जो किसी खास क्षेत्र के लिए पहले से ही परिभाषित कर दी जाती हैं, पहले से ही फिक्स कर दी जाती हैं, उनको परिभाषिक शब्द कहते हैं। अब यदि आप राजनीति विज्ञान का कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो राजनीति विज्ञान की कुछ खास शब्दावलियों का प्रयोग अपने सेंटेंस में करें। यदि आप साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं, तो साइंस से जुड़े हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है कि बहुत वाक्य को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ऐसे शब्द रख देना है, लेकिन कुछ ना कुछ, यदि एक सेंटेंस में 15 शब्द आप लिख रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 जो है वह परिभाषिक शब्द होने चाहिए। इससे आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, प्रामाणिकता। और आप जो लिख रहे हैं और जो शब्द उसमें परिभाषिक शब्द डाल रहे हैं वह बताता है कि जो चेक करने वाला विशेषज्ञ व्यक्ति है उसके साथ आपके एटीट्यूड आसानी से मेल खा जाता है। यदि आप कम से कम परिभाषित शब्दावलियाँ यूज़ करेंगे तो आपका जो जानकारी है वह उस विशेषज्ञ व्यक्ति के पास बड़ी ही ओछी पहुँचेगी। तो उसकी मेंटलिटी और आपकी मेंटलिटी आमने सामने तो बैठे नहीं, कॉपी के थ्रू हो रही है। कॉपी में क्या लिखा जा सकता है? सेंटेंस में क्या डाला जा सकता है? परिभाषिक शब्दावलियाँ। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 4 से 5 शब्द ऐसे हर एक सेंटेंस में होनी चाहिए। 3 शब्द कम से कम, 3 शब्द ही ले लो। तो ये जब एटीट्यूड आपस में मिल जाता है कॉपी चेक करने वाले का और कॉपी लिखने वाले का, तो वह चेक करने में सहजता महसूस करता है। वो विशेषज्ञ व्यक्ति है जो कॉपी चेक कर रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है। और आप लिख रहे हैं तो आपको इन शब्दावलियों के माध्यम से ही अपनी योग्यता का परिचय देना है। भले ही आपके दिमाग में कितना कुछ अच्छा भरा हुआ है, आप बहुत जानकार हैं, लेकिन अगर आपने सटीक आंसर नहीं लिखा तो उसको क्या पता कि आप कितने योग्य हैं। ये योग्यता कहाँ से पता चलेगी उसको? इन्हीं शब्दावलियों से, इन्हीं सटीक सेंटेंस। तो ये दोनों स्टेप्स मिलकर आपके आंसर को ना सिर्फ ऑथेंटिक बनाते हैं बल्कि सटीक भी बनाते हैं और चेक करने वाले की मेंटलिटी के अनुरूप भी बनाते हैं, जिससे आपको स्कोर अच्छा मिलना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कि अब यदि एग्जाम्पल के थ्रू एक सेंटेंस को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया, एक सवाल आपसे पूछा गया और वो सवाल ये है कि भारत में
भारत में राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख करें। ये है आपसे सवाल, आपसे पूछा गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आप पहले मैं बड़ा सेंटेंस बनाऊंगा और फिर उसको मैं परिभाषिक शब्दावलियों के माध्यम से कंप्रेस करूंगा, छोटा करूंगा, और आशय दोनों के एक होंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। तो आप लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे? आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किसी विशेष उपबंध में स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त नहीं है, बल्कि उसको शासन संचालन की कुछ खास परिस्थितियों में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार है, जिन्हें ही स्वविवेकी शक्तियां कहा जाता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां कहा जाता है। ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए ये 4 लाइन खा गया, लेकिन स्वविवेकी शक्तियां पूछना है तो ये तो बताना ही होगा कि उसको संविधान में प्रदत्त नहीं है, परिस्थितिजन्य है। ये तो बताना ही होगा। तो कैसे बताओगे आप? आमतौर पर लोग कह देते हैं उसको जो है स्वविवेक की शक्तियां संविधान से प्रदत्त नहीं है, परिस्थितिजन्य है। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी को यदि शॉर्ट में परिभाषिक शब्दावलियों के माध्यम से लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? इसको ऐसे लिखेंगे कि अगला, इसी को मैं लिखता हूं अगले सवाल पर दूसरा उत्तर है आपका। यहां पर लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति को स्वविवेक का अधिकार संवैधानिक नहीं अपितु संविधान सम्मत प्रक्रियात्मक एवं पारिस्थितिजन्य है। 2 लाइन भी नहीं हुई। परिभाषिक शब्दावलियां क्या हैं? प्रक्रियात्मक, जो मैंने आपको बताया था पिछले आपके आंसर में, जो मैंने बताया शासन संचालन के क्रम में
ये है, ये हो गया प्रक्रियात्मक। अब देखिए, ये जब प्रक्रियात्मक हो गया, फिर ये हो गया परिस्थितिजन्य, यानी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें उसको निर्णय करना होता है। फिर संवैधानिक नहीं लेकिन संविधान सम्मत, यानी संविधान सम्मत का मतलब है संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप। संविधान में भले ही उसका उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि संविधान उसको इजाजत नहीं देता। तो संवैधानिक ना होने का मतलब ये नहीं है कि वह है असंवैधानिक। संवैधानिक ना होने का मतलब ये नहीं है कि वह असंवैधानिक है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल में अंतर होता है। ठीक है, तो उसी की यहाँ बात कही गई। तो जो आपको 30 शब्दों में लिखना था वो आप 15 से 20 शब्दों में लिख देंगे। ये स्किल मैं चाहता हूं कि आप मानक शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और छोटे सेंटेंस बनाएं, बड़े सेंटेंस ना। तो पहला जो सुधार है आपको वह कैसा वाला करना है, वह आपको मौलिक सुधार करना है और उसमें सेंटेंस मेकिंग पर ध्यान रखना है और उसमें टर्मिनोलॉजी, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक, जब इस दोनों को आप ध्यान में रखेंगे और फिर सेंटेंस बनाएंगे तो आपका बड़ा ही सटीक और नपा तोला सेंटेंस बनेगा, न छोटा न बड़ा, मीडियम साइज, एक आदर्श सेंटेंस बनेगा। इसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करिए। दूसरा कौन सा सुधार है? विशेष सुधार। विशेष सुधार में क्या होता है? तो इसके भी दो ही पहलू हैं। कौन कौन सा? इसका पहला पहलू है, इसका पहला जो पहलू है वह है शॉर्ट राइटिंग। शॉर्ट राइटिंग। और इसका जो दूसरा पहलू है वह है स्मार्ट राइटिंग। शॉर्ट राइटिंग क्या होता है, स्मार्ट राइटिंग क्या होता है, यह विशेष सुधार करना होता है। शॉर्ट राइटिंग का मतलब, अच्छा ऐसा सवाल पूछ लिया जिसको आप निबंध जिस पर आप लिख सकते हैं, अब उसको आप क्या करना है, शॉर्ट। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया, प्रश्न आया आपसे कि मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये आपसे सवाल पूछ लिया। अब लोक संस्कृति अपने आप में व्यापक है, इसमें क्या नहीं आता है, इसमें समाज के मूल आते हैं, इसमें साहित्य, कला, चाहे चित्रकला हो, नाटक हो, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, व्यवहार, सब कुछ आता है। लोक संस्कृति अपने आप में बड़ा टॉपिक है। अगर मध्य प्रदेश की पूछी गई है तो इसके भी 6 अंचल हैं कम से कम लोक संस्कृति के। कौन कौन से? निमाड़ है, मालवा है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, ग्वालियर चंबल है और जनजाति लोक संस्कृति। तो अब इसको आपको कैसे 60 शब्दों में समेटना है, यह शॉर्ट राइटिंग कहलाती है। और समेटना भी है और आपको नंबर भी गेन करने हैं। और एक होती है स्मार्ट राइटिंग। स्मार्ट राइटिंग क्या है कि कोई ऐसा सवाल आया जिसमें आपकी जानकारी बड़ी अधूरी है या है ही नहीं है, बहुत कम है, लेकिन लिखना है ही है। नहीं लिखेंगे तो स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा। शून्य मिलने से अच्छा है कुछ ना कुछ मिल जाए। माइनस मार्किंग तो है नहीं कि गलत लिख देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो जब कुछ भी नहीं आता हो लेकिन फिर भी लिखना बाध्यकारी हो, और जब थोड़ा मोड़ा आता हो लेकिन फिर भी लिखना बाध्यकारी हो, तब ऐसी स्थिति में स्मार्ट राइटिंग का वो क्या होती है, उसको कैसे दुरुस्त करना है और शॉर्ट राइटिंग को कैसे दुरुस्त करना है, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। वो ऐसा क्यों? कोई राज है क्या? कोई राज नहीं है, बहुत ही सामान्य बात है। जिन्होंने आंसर राइटिंग की होगी, जिन्होंने उस एग्जाम हॉल में प्रेशर को झेला होगा, उनको पता है ये कोई राज नहीं है, शॉर्ट राइटिंग और स्मार्ट राइटिंग। इनको मैंने नाम दे दिया है, हो सकता है आप उसको अलग तरीके से जानते हो। ये कोई राज नहीं है। ये इसलिए है कि ये जो है इस मौलिक सुधार की जो मैंने 2 चीजें बताई हैं, ये है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब हर एक विषय के हर एक सवाल पर लागू होता है। और ये जो है इसके जो 2 तरीके हैं, ये जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर हम इनको आंसर राइटिंग कराते हैं,
तब यह हो जाता है ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये कुछ खास सवालों में ही लागू होता है। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब कुछ खास परिस्थितियों में और कुछ खास सवालों में ही लागू होती है। इसको हर जगह आप लागू नहीं कर सकते, ये कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू, और ये हर जगह लागू होती है। चाहे आप साइंस का पेपर लिखें, सोशियोलॉजी का लिखें, पॉलिटी का लिखें, ज्योग्राफी का लिखें, या फिर आप हिस्ट्री का लिखें, हर जगह इसको आप लागू करना चाहेंगे। तो ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। इसलिए जब मैं सवाल दूंगा तो उसी सवाल की फ्रेमिंग करके आपके सामने बताऊंगा। यदि आपने अच्छे से फ्रेमिंग नहीं करी होगी तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट राइटिंग में क्या करना है और स्मार्ट राइटिंग में क्या करना है। लेकिन फिलहाल इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, तभी आप अपने आंसर को बेहतर बना सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वह स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैंने पहली जो बात आपसे करी है स्पीड बढ़ाने की, वह बात करी है इन 3 बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए। शॉर्ट नोट्स आपके पास अभी से होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अभी से हो जानी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि 26 को पेपर हुआ था, आज ऑलमोस्ट 11 तारीख है, 15 दिन लगभग हो गए हैं। तो आपके पास तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर चुके होने चाहिए। और फिर है रिवीजन। ये 3 चीज़ें करें और फिर भी अगर स्पीड कम पड़ रही है, स्पीड ठीक नहीं है, तब जाकर अगली स्ट्रेटजी पर आप जाएं और ये जाके मौलिक सुधार एक बार चेक करें, मौलिक सुधार करें उसमें सेंटेंस मेकिंग के लिए और टर्मिनोलॉजी के लिए, और फिर जाकर आप विशेष सुधार करें जिसमें शॉर्ट राइटिंग और स्मार्ट राइटिंग को भी आप दुरुस्त करें। अगर इतनी बातें ध्यान रख लेते हैं और इसको अगर अपने अभी 3 महीने के जीवन काल में उतार लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आपसे परीक्षा में सवाल नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। आप पूरा सवाल समय रहते कर लेंगे, पूरे सवालों के जवाब आप समय रहते दे लेंगे, पेपर पूरा करके आप आएंगे। तो ये था आज का हमारा आंसर राइटिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं इसके विषय में। अगर आप इन सभी बिंदुओं में सुधार चाहते हैं तो आप जीनियस एकेडमी से जरूर जुड़ें। हमारा जो अधिकारी 2.6 बैच है, यह है इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आपकी आंसर राइटिंग को दुरुस्त करेगा। इसी तरीके से हम आपको और सारी चीज़ें, आपकी जो गलतियां हैं उनको हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, फिर आपको सुझाव देंगे। ठीक। और यह अधिकारी बैच है वह 17 मई से स्टार्ट हो रहा है और यह 27 अगस्त तक चलेगा। ठीक। इसमें आपके 32 टेस्ट होंगे, 32 टेस्ट होंगे, दोनों मोड पर है। इसका बढ़िया सटीक सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, हर एक पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ये टेस्ट सीरीज चलेगी। तो अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को इस तरीके से सुधारना चाहते हैं तो आप ज़रूर जीनियस एकेडमी पर विजिट करें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य समस्या के समाधान को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।